गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो होंगे एकदम जीरो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्ज़ाम में ना आया हो, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सॉरी ये नहीं क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग। दिया गया प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग को कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। मतलब ये है कहा जरा प्याज की कीमत जो 50% बढ़ गई है तो उसके व्यय को उतना ही रखने के लिए, मतलब जो खर्चा उतना ही करने के लिए कितने प्रतिशत प्याज की कमी कर देनी चाहिए, मतलब कितना प्रतिशत प्याज कम उपयोग करना चाहिए उसको। तो देखिए मान लेते हैं कि प्याज का जो ओल्ड प्राइस है, ठीक है, पहले जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़। अब क्या हो गया, न्यू प्राइस जो हो गया उसका वो कितना हो गया, 50% बढ़ गया, यानी कि 150 रुपीज़ बढ़ गया, ठीक है। यही तो कहा गया प्याज की कीमत 50% बढ़ गई। तो मान लेते हैं प्याज की कीमत पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 150। कितना बढ़ा, 50 रुपया। अब प्याज किस रेट से मिल रहा है, 150 के हिसाब से, तो उसको नीचे रखेंगे और गुणे 100 करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 50 ત્યાં 150 और ये हो जाएगा 100/3, मतलब 33 सही 1/3%। 33 से 1/3% प्याज की कमी कर देनी चाहिए उसको उपयोग करना, तब उसका खर्च जो होगा वो समान रहेगा। इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है आपको, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कहा जरा ए की आय जो है बी की आय से 60% कम है, तो जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है ये आपको बताना है। देखिए कहा जरा ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए और बी दो लोग हैं, जो ए का आय है बी की आय से 60% कम है। तो मान लेते हैं बी की आय 100 रुपया है तो ए का आय कितना होगा, इससे 60% कम है यानी कि 40 रुपया होगा। अब आपसे पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए पहले बी का आय कितना अधिक है, 60 रुपया अधिक है। किससे, ए से। ए से जिससे कहा उसे नीचे रखते हैं और गुणे 100 करेंगे। 1 0 0 से कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे 25 आएगा और 25 छक्का होता है 150। तो 150% जो बी की आय है ए की आय से अधिक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी एसएससी सीपीओ में आया है और सीएचएसएल में दिया गया, जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने % बढ़ोतरी अनिवार्य है। मतलब कहा जा रहा है कि जोसेफ की आय 10% कम कर दी गई, अगर उसकी आय को उसकी पूर्व आय के बराबर लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जोसेफ की जो पहले आय थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। अब नई आय जो है वो कितनी हो गई, 10% कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 90%। जोसेफ पहले मान लेते हैं 100 रुपया पाता था, अब 10% कम पा रहा तो कितना पा रहा, 90 रुपया। अब कह रहा उसकी पूर्व आय को लाने के लिए कितना कम करना चाहिए। तो पूर्व आय से ये कितना कम है, मतलब पूर्व आय जो है इससे कितना ज़्यादा था, 10, किससे, 90 से, गुणे 100 करिए। 1 0 0 से कैंसिल होगा, 100/90, 100/9 या फिर ये आएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। तो 11 सही 1/9% बढ़ोतरी करना पड़ेगा, तब उसकी आय पूर्व आय के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन आपका बी सही है इसमें से।
सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। मतलब कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो उसकी खपत को कितना कम कर देना चाहिए कि जो खर्च है वो क्या हो जाए, केवल 10% बढ़े। अभी तक क्या होता था कि खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो तो इस तरह लगा लेते थे, लेकिन अब कह रहा है कि केवल बढ़ोतरी 10% होना चाहिए। वो मानता है कि 10% बढ़ोतरी हो जाए तब भी चलेगा। तो देखिए, पहले जो था रेट, ठीक है, यहाँ प्राइस लिखते हैं या फिर मूल्य, और यहाँ पर लिख लीजिए खपत। ये पुराना है, ठीक है, और ये क्या है, नया है। और यहाँ पर लिख लेते हैं खर्च। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, लिख के बता रहे हैं, आसान है, बस थोड़ा सा इसको लिखने में समय लग रहा है। देखिए, आपसे कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 हो गई। पहले पेट्रोल का पुराना जो मूल्य था 60 था, अब कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है, नया मूल्य 75 हो गया। अब कह रहा है तब उसका जो खपत है वो कितना, मतलब पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि खर्चा केवल 10% बढ़े। वो चाहता है कि मैं खर्चा जो है वो 10% क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है कि खपत कितना कर रहा था। हम लोग मान लेते हैं कि खपत वो कितना कर रहा था, 10 लीटर मान लीजिए, 100 लीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लीटर मान लेते हैं। तो 60 रुपये के हिसाब से 100 लीटर का जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 6000 रुपया, ठीक है। 60 रुपये के हिसाब से 100 लीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, 6000 रुपया। अब यहाँ पर नया खपत जो वो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x लीटर खपत कर रहा था, तो 75 के हिसाब से x का मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी, अब वो 10% खर्चा बढ़ाना चाहता है, ठीक है। 10% क्या कर रहा है, वो बढ़ाना चाहता है। तो 10% अगर बढ़ा देगा तो 6000 का 10% बढ़ाएगा अगर, तो 6000 गुणे 110/100, 1020 कैंसिल हो जाएगा, 11 छक्के 66, 6600 रुपया। वो 6600 रुपया आप क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। पहले खर्च कितना करता था, 6000, लेकिन 10% और बढ़ा के 6600 रुपया खर्च करना चाहता है। तो 75x बराबर 6600 है अगर, तो x बराबर हो जाएगा 6600/75। और अगर इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो 5 × 5 5 25, और 5 से इसे कैंसिल करें, 5 × 5 पानते हैं 15, 5 दूनी 10, और ये 0। फिर 15 से देखते हैं, काटते हैं इसे, 15 चौके 60, 5 75, छक्का 90, 7 5 8 20, और उसके बाद ये बचेगा 8 20, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 88 आया। मतलब अब वो खर्च कितना करना चाहता है, 88 लीटर। पहले कितना खर्च करता था, 100 लीटर। तो कितना उसे कम करना पड़ेगा, 100 - 88 मतलब 12 लीटर, ठीक है। तो 12 लीटर उसे खर्च कम कर देना चाहिए, तब केवल 10% की वृद्धि होगी। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि केवल व्यय जो है वो 5% बढ़े। तो यहाँ पर हमने बताया है कि मूल्य लिख लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना है खपत, और यहाँ पर व्यय या खर्च लिखिए, ठीक है। और यहाँ से पुराना है और ये नया है। तो पुराना जो मूल्य था वो 45 रुपये था डीजल का, और नया मूल्य जो है वो 50 रुपये है। मान लेते हैं पहले खर्च करता था वो 100 लीटर, तो 45 के हिसाब से 100 लीटर खर्च करेगा, तो खर्चा उसका कितना आ जाएगा, 4500 रुपया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि x लीटर अब खर्च कर रहा है, तो x के हिसाब से कितना आ जाएगा, हाँ वो क्या करता है, 5% वृद्धि करता है, ठीक है।
खर्च को 5% वृद्धि करता है। मतलब खर्च कितना करता है? 105%। तो 4500 का 105% बटे 100 करेंगे, 0000 से कैंसिल होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसका जब करेंगे आप तो फिर कर लेते हैं 105 गुणे 45 अगर करते हैं, 5 25, 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20 और 5 4 एकन्नम 4, ये जोड़ेंगे अगर तो 4725 रुपया। जो नया खर्च है उसका वो कितना? 4725 रुपया, ठीक है। नया खर्च 4725 रुपया। तो 50 x इक्वल टू 4725 रुपया है अगर, तो x इक्वल टू 4725 बटे 50, 50 से भाग दे दीजिए, 5 9 45, 5 चौक 20 और 5 25, एक अंक पहले दशमलव। अब वो खर्च कितना करता है? 94.5 लीटर। और पहले कितना खर्च करता था? 100 लीटर। तो 100 लीटर खर्च करता था, अब इतना खर्च कर रहा है, तो कितना कम कर दिया उसने? इसमें से माइनस कर लीजिए, 5.5 लीटर। 5.5 लीटर खर्चा वो क्या कर दिया? कम कर दिया। तब उसका खर्च केवल 5% बढ़ा। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा? पहले ए के वेतन को 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो ए का वेतन कुल कितना बढ़ा ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं ए का वेतन पहले 100 रुपया था, 40% बढ़ाया गया तो 140 हो गया। अब 20% घटाया गया, तो 140 का 20% अगर घटाएंगे तो 140 का 20% निकाल लीजिए, 20 बटे 100, 20 25 100 और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो आ जाएगा 28% घटा दीजिए। 140 में से 28 घटा दिया गया तो बचा कितना? 112 बचा। पहले वेतन 100 था, अब कितना हो गया? 112 हो गया। तो कितना बढ़ा? 12। कितने से? 100 से, और गुणे 100, मतलब 12% क्या हुआ? वेतन उसका बढ़ा टोटल। पहले 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, इसके बाद उसका वेतन जो है 12% केवल बढ़ा। इसमें से ऑप्शन जो है आपका वो डी सही है, ठीक है, 12%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए आपको पता है कि आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पता है आपको। अब यहाँ से कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ाई गई, तो 10% का मतलब होता है 10 बटे 100, मतलब 1/10। 1/10 का मतलब होता है कि पहले लंबाई 10 थी, अब एक क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो पहले लंबाई 10 थी, अब एक बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। और चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की गई? 25। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है 25/100 का, मतलब पहले चौड़ाई 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो पहले जो क्षेत्रफल था 10 चौक 40 था, अब क्षेत्रफल हो गया 11 पचे 55। क्षेत्रफल कितना बढ़ा? 15। कितने से? 40 से, गुणे 100। 1 0 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और ये 15 पचे 75/2 या 37 सही 1/2% की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में 37 सही 1/2% की वृद्धि या 37.5% की वृद्धि होगी। तो इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? कहा जरा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% और 10% बढ़ाया गया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले लंबाई जो थी 5 थी, एक बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद में चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, 10% का मतलब 1/10, पहले चौड़ाई 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया।
पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा 50 रहा होगा, अब कितना हो गया 66 हो गया। कितना बढ़ा 16, 16 बढ़ा कितने से 50 से, पहले क्षेत्रफल 50 था गुणे 100 और 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%, 32% की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होगी। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कहा जा रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको छोड़ देना, जैसे पाई जिसका वैल्यू फिक्स होता है, केवल आर पे हमें सॉल्व करना। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि अगर एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 50/100 करेंगे और 1/2 आएगा। मतलब पहले जो त्रिज्या थी, ठीक है, वो 2 थी, अब कितनी हो गई त्रिज्या 1 हो गई। ठीक है, पहले त्रिज्या 2 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 1 वृद्धि हो गई, मतलब 3 हो गई। पहले त्रिज्या 2 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई 3 हो गई। और देखिए आर का स्क्वायर है, त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा। मतलब पहले क्षेत्रफल 4 था, अब 9 हो गया। कितना बढ़ा 5, कितने से 4 से गुणे 100, 4 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 25 बचे 125%। तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 125% होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, तो अगर 30% बढ़ा देंगे तो 30% का मतलब होता है 30/100, मतलब 3/10 इतना हुआ। ठीक है, तो पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 10 थी और 3 अब बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 13। और इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये बताना आपको। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले क्षेत्रफल था 10 का स्क्वायर 100, अब हो गया 13 का स्क्वायर 169। कितना बड़ा क्षेत्रफल 69, कितने से 100 से गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 69%। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि आएगी 69%। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तब उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या गिरावट होगी। कहा जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या 10% कम कर दी जाए और ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले तो हमें शंकु का जो क्षेत्रफल है वो पता होना चाहिए। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कांस्टेंट टर्म है, इनको छोड़ दीजिए, इनसे हमें कोई नहीं मतलब है, आर स्क्वायर और एच से मतलब है। ठीक है, तो पहले जो त्रिज्या में जो डिफरेंस आया है 10% का, 10% मतलब 10/100 मीन्स 1/10। ठीक है, तो त्रिज्या में 10% की कमी हुई है, मतलब पहले जो त्रिज्या थी, ठीक है, वो 10 थी लेकिन अब त्रिज्या कितनी हो गई है 9 हो गई, 1% की कमी। पहले 10 था, अब कितना बचा 9 बचा केवल। और उसकी ऊंचाई में 40% की वृद्धि की गई। तो 40% का मतलब होता है 40/100 या 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2/5। पहले ऊंचाई 5 रहा होगा,
लेकिन अब 2 कम हो गया, मतलब ऊंचाई के 2 बढ़ा है क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि हुआ है, तो अब ऊंचाई कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए शंकु का जो क्षेत्रफल होता है r², इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 पचे 500। पहले क्षेत्रफल 500 था, दूसरी बार r का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 गुणे 7, 81 गुणे 7 करेंगे 7 × 9 7 और 7 × 8 56, इतना हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 500 था, 567 हो गया, कितना बढ़ा 67, कितने से 500 से, पहले 500 था गुणे 100 करेंगे, 00 00 कैंसिल, 67/5 या 5 × 9 5, 5 × 15, ठीक है, 5 × 9 5, 5 × 15 और 5 × 20, 13.4% की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में 13.4% की वृद्धि। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें से। चलिए परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को करते हैं हम लोग। दिया गया है आपको, किसी परीक्षा में चरण ने 54% अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 72% के बराबर था। परीक्षा में परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब ये किसी परीक्षा में चरण 54% अंक पाता है तो वो 72% पाता है। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो देखिए 72% पाया है तो 54 नंबर पाया, ठीक है। 72% का मतलब क्या हो गया, 54 हो गया। तो 1% का मतलब हो जाएगा 54/72 या 100%, क्योंकि न कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मतलब 54/72 गुणे 100। और इसे जब कैंसिल करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 से कैंसिल करते हैं अगर, तो ये 4 × 9 4 4 8 32, 4 से ये 25 आए, और 18 से इसे अगर कैंसिल करते हैं तो 18 7 18 3 54, ये हो जाएगा 3 × 25 बराबर 75। तो परीक्षा जो था वो कितने का था, 75 मार्क का था। इसमें से ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है, 75 मार्क। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया गया रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक का मतलब मैक्सिमम मार्क मतलब पूर्णांक कितना था, ये आपको बताना है। तो रवि जो है 72% अंक पाता है और पाता है 360 अंक। तो 72% का मतलब 360, तो 1% का मतलब 360/72 और 100% का मतलब हो जाएगा 360/72 गुणे 100। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 4 से काटते, अच्छा 36 से करने में 36 मतलब ये 10 आएगा, और 36 दूनी 72, 2 से इसे काटेंगे तो 5, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500। मैक्सिमम मार्क क्या था, 500 था, ठीक है। इसमें से ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी तरह से। दिया गया किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक की आवश्यकता है। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक है। कहा जा रहा है किसी परीक्षा में कम से कम 36% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो पास होंगे। एक विद्यार्थी जो है 190 अंक प्राप्त करता है और 35 नंबर से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले 36% अंक पाता वो तो पास होता, ठीक है। पाया कितना है, 190 नंबर पाया और 35 से फेल हो गया। 35 नंबर अगर और पा गया होता तो वो पास हो जाता, तो 35 इसे दे दीजिए, ठीक है। अब ये पास हो गया, और पास हो गया तो कितना % पाया, 36% पाया। देखिए यही कहा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से फेल हो जाता है। तो 190 पाया था, 35 और पाया था, पास हो जाता और 36% पा जाता, ठीक है। तो 36% बराबर, इसको जोड़ लीजिए, ये 5 होगा, 9 3 12 और 1 1 2, 225। 36% का मतलब 225, 1% का मतलब 225/36 या 100% का मतलब 225/36 गुणे 100। 9 चौक 36 होता है,
9 दूनी 18 और 9 पचे 45 और 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 आएगा। 25 गुणे 25 होगा 625। तो परीक्षा में जो मैक्सिमम पूर्णांक था वो 625 था। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। मतलब ये है कि अगर 40% पाएगा वो तो उत्तीर्ण होगा, ठीक है। 40% पाएगा तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। वो पाया कितना है 220 अंक और 20 से फेल हुआ, तो अगर फेल हुआ उसे पास करना तो 20 और दे दीजिए, वो पास हो जाएगा और 40% अंक पा भी जाएगा। तो 40% का मतलब हो जाएगा 240। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए 240/40 और इसे 100% का मतलब अगर निकालते हैं हम लोग वैल्यू तो 240/40 गुणे 100। देखिए 100 से और 4 छक 24, 6 गुणे 100 600 अंक आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो अंक था वो कितना था 600 अंक था, ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। तो अब उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, परीक्षा पर आधारित ही। आपको दिया गया है रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। एक परीक्षा में उसे 36% अंक प्राप्त करने थे लेकिन वो पाया कितना 24% अंक और कितने से फेल हो गया 9 अंक से। तो 9 अंक दे दीजिए, पास हो जाएगा और वो 36% के बराबर हो जाएगा। ये तो कहा है कि एक परीक्षा में वो 36% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। 24 पाया 24% और 9 अंक से फेल हो गया, तो 24% दे दीजिए और 9 अंक दे दीजिए, अब वो पास हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज वाले को एक तरफ ट्रांसपोज कर लें। 36% माइनस 24% बराबर 9। 36 में से 24 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आएगा 12%। 12% बराबर 9, तो 1% का मतलब 9/12 और कोई भी चीज़ 100% होता, 100% का मतलब 9/12 गुणे 100। 4 तियाँ 12, 4 से आएगा 25 और 3 त्रिका 9, 25 तियाँ 75 मार्क। मैक्सिमम मार्क कितना था 75। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। दिया गया है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। राम को 40% अंक प्राप्त हुए और 20 से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक था। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क की आवश्यकता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक राम है, इधर राम और इधर एक आदित्य है। राम जो है 40% अंक पाए और 20 अंक से फेल हो गए, तो 40% अंक पाए हैं, 20 अंक से फेल हुए, यानी कि 20 पा गए होते तो वो पास हो जाते। 20 उनके में प्लस कर दीजिए। आदित्य जो है 45% अंक पाए और क्या हुआ, वो 30 अंक ज़्यादा पा गए। तो अगर 30 अंक कम भी पाए होते तो वो पास होते और दोनों के मार्क आपस में बराबर हो जाते। यहाँ से अब परसेंटेज का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इसको अगर इधर लाते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर लें, इसको इधर ही ले जाएं तो 45 माइनस 40 5% बराबर, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 50। तो 5% का वैल्यू 50 आया, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 नंबर। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 नंबर आ जाएगा। 10 नंबर मतलब 1%। तो इधर वाले से हम लोग निकाल लेते हैं। पूछा गया आपसे कितने % अंक की आवश्यकता है, तो 10 मतलब 1%, तो 20 मतलब 2%। तो 2% अंक और ये पाया होता तो
परीक्षा फल पा गया होता, उतना प्रतिशत पा गया होता। तो 40 और 2 कितना होता, 42%। 42% उत्तीर्णांक था। ठीक है, अगर इस तरह नहीं करना चाहते आप लोग तो यहाँ से देखिए कर क्या सकते हैं, 1% का मतलब 10, तो फिर 100% का मतलब कितना हो गया, 100% का मतलब हो जाएगा 100% का मतलब 1000। ठीक है, 1000 हो गया। 100% का मतलब 1000, मतलब टोटल मार्क कितना था, 1000 था। अब रोहित जो है 40% पाया है, तो इसी का 40% निकाल लीजिए। बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, इस तरह से ना लगाइए, जो आपको बताया जा रहा है उसी तरह से लगाइए। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे, इधर आदित्य वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1% का मतलब 10, मतलब 10 नंबर का मतलब 1%, तो 30 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। इसी में 3% का वैल्यू रख लीजिए, तो 45 माइनस 3 42% आएगा। किसी भी पक्ष से सॉल्व करेंगे, किसी भी पक्ष को लेकर, तो वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो 42% मार्क आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया गया है, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो वो 31% अंक पाई है अनीता है, और एक दूसरी जो है वो सुनीता है। अनीता 31% अंक पाई, 6 अंक से फेल हो गई, तो 6 दे दीजिए, वो पास हो गई। और सुनीता जो 40% अंक पाई और 56 अधिक पाई, तो 56 माइनस कर लीजिए, अब वो पास रहेगी, बराबर रहेंगे दोनों। देखिए परसेंटेज वाले को उधर करके माइनस करते हैं, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो ये आएगा 9%। और इसको इधर लाके मतलब प्लस करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 6 6 12 62। तो 9% का मतलब आ जाएगा 62। तो 1% का मतलब आ जाएगा 62/9। ठीक है, कहीं क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं नोट हुआ है, 1 मिनट देखते हैं। 31% अंक पाता है, तो 6 अंकों से, 6 नहीं ये 16 था। ठीक है, और ये 62 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 8 72। 1% का मतलब 8 हो गया। आपसे कहा गया कि मैक्सिमम कितना उत्तीर्णांक होना चाहिए, न्यूनतम कितने अंक चाहिए उसको कि वो पास हो जाए, तो यहीं से निकाल लीजिए। 31% और 16 अंक चाहिए था, तो 1% का वैल्यू अगर इतना, तो 31% का वैल्यू हो जाएगा 31 गुणे 8। 8 करने में 8 8 त्रिक 24, 248। इसकी जगह पर रख दीजिए 248 प्लस 16, 8 6 14, 4 1 5 और 1 6 और ये 264 अंक। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो था वो 264 अंक था। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन ही है, देखते हैं। देखिए दिया गया है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंक अधिक उत्तीर्ण, मतलब 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण अंक कितना था, ठीक है, मतलब ये 32% अंक पाता, 6 से फेल हो गया, तो 32% का मतलब 32% पाया, 6 से फेल हुआ, 6 दे दीजिए, इसे पास हो गया। और फिर कह रहा उसी परीक्षा में वो 36 पाता है, 36% अंक, तो 2 अंक से पास हो जाता, मतलब 2 अंक ज़्यादा पाता। 2 अंक माइनस कर लेंगे तब भी वो पास ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इसको इधर ले जाएंगे अगर, तो ये बचेगा 4% बराबर 6 2 8। तो 1% का मतलब हो जाएगा 8/2, मतलब 2 नंबर। ठीक है, आपसे कहा गया कि उत्तीर्ण अंक कितना है, मतलब कितने अंक पे वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इधर वाले से निकाल लीजिए या तो फिर इधर वाले से, दोनों उत्तीर्णांक ही हैं। चलिए पिछली बार यहाँ से निकाले थे, अब की बार यहाँ से निकाल के दिखा देते हैं। तो 1% का मतलब 32, तो 36 2, तो 36% का मतलब 36 गुणे 2, 72 नंबर। ठीक है, 72 नंबर वो पाता, मतलब 36% की जगह पे 72 रख दीजिए, -2 बराबर 70। तो मिनिमम उत्तीर्णांक जो था वो कितना था, 70 मार्क था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।